हेलो स्टूडेंट्स, अब तक हमने ऑस्टवर्ड्स प्रोसेस कंप्लीट कर ली थी। ऑस्टवर्ड्स प्रोसेस से हम HNO3 नाइट्रिक एसिड को प्रिपेयर करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उसकी। अभी हम देखते हैं प्रॉपर्टीज़ HNO3 की क्या होती हैं। तो सबसे पहले ये होता है कलरलेस लिक्विड। इट इज़ कलरलेस लिक्विड होता है। इसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है 231.4 केल्विन एंड इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 355.6 केल्विन। तो जो हमारा लेबोरेटरी के अंदर नाइट्रिक एसिड होता है उसके अंदर 68% तक HNO3 होता है बाय मास और इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.504 होती है। गैसियस स्टेट के अंदर HNO3 एक प्लेनर मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। प्लेनर मॉलिक्यूल कैसे एग्जिस्ट करता है अभी स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। ये देखिए, ये स्ट्रक्चर है HNO3 का। यहाँ पे ये प्लेनर मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ पे ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन जो बॉन्ड लेंथ होती है ये 96 पिकोमीटर होती है। ऑक्सीजन टू नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ होती है 140.6 पिकोमीटर। नाइट्रोजन टू ऑक्सीजन जो बॉन्ड लेंथ होती है दैट इज़ 121 पिकोमीटर। और ये जो एंगल होता है ऑक्सीजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन का ये होता है 130 डिग्री। और यहाँ पे ये जो एंगल होता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन का ये होता है 102 डिग्री का। तो ये कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, मतलब इसके स्ट्रक्चर में क्या बॉन्ड लेंथ होती है, किसकी और क्या एंगल होता है। ये प्लेनर स्ट्रक्चर है HNO3 का। तो इसके साथ साथ ना हमें पता है ये जो नाइट्रिक एसिड है ये H पॉजिटिव अगर लूज़ कर दे तो ये नाइट्रेट आयन बन जाएगा, NO3 आयन बन जाएगा, NO3 नेगेटिव आयन बन जाएगा। तो HNO3 है, इसका तो प्लेनर स्ट्रक्चर है ही है, प्लेनर स्ट्रक्चर ऑफ HNO3। साथ में जब इसका नाइट्रेट आयन बनेगा उसका स्ट्रक्चर भी सिमेट्रिकल प्लेनर स्ट्रक्चर ही होता है। ये होता है NO, यहाँ से हो जाएगा NO3 नेगेटिव होता है ये होगा 120 डिग्री का एंगल। और ये जो NO बॉन्ड लेंथ होती है ये होती है 218 पिकोमीटर। तो ये नाइट्रेट आयन का स्ट्रक्चर है, प्लेनर सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रेट आयन। नाइट्रेट आयन होता है NO3 नेगेटिव आयन। तो यहाँ से स्ट्रक्चर के बारे में तो इतनी ही हो पाएगा यहाँ से। अभी नेक्स्ट जो है ना हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं। अगर मैं सबसे पहली प्रॉपर्टी है इसकी, अगर मैं HNO3 का एक्वस सॉल्यूशन लेती हूँ, मतलब क्या है HNO3 को वाटर के अंदर डिज़ोल्व करती हूँ तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करेगा और हाइड्रोनियम आयन और नाइट्रेट आयन्स को रिलीज़ कर देगा। जैसे कि HNO3 है, ये इसका एक्वस सॉल्यूशन है, मतलब वाटर के साथ लिक्विड होता है वाटर। तो ये हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव आयन्स बना लेगा एक्वस और नाइट्रेट आयन बना लेगा NO3 नेगेटिव। तो यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह काम करता है। अब अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लेते हैं ना तो वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। सेकेंड प्रॉपर्टी है ऑक्सीडाइजिंग नेचर। ऑक्सीडाइजिंग नेचर के अंदर ना हम लोग ये बोलेंगे कि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है HNO3। HNO3 इज़ ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका मतलब क्या है, इसकी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी रहती है कि ये नेसेंट ऑक्सीजन कौन सी होती है, एटॉमिक फॉर्म में ऑक्सीजन को रिलीज़ कर देता है। जैसे कि अगर मैं रिएक्शन में लिख के दिखाऊं आप लोगों को तो जो हमारा HNO3 होता है कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 ये कन्वर्ट हो जाता है NO2 वाटर और नेसेंट ऑक्सीजन के अंदर। अगर हम डाइल्यूट HNO3 की बात करते हैं, डाइल्यूट HNO3 तो ये कन्वर्ट होता है NO के अंदर, वाटर के अंदर और नेसेंट ऑक्सीजन के अंदर। नेसेंट ऑक्सीजन बोलते हैं ये एटॉमिक फॉर्म में जो ऑक्सीजन होती है। और यही इसी के लिए अब देखो ये क्या कर देता है, ये किसी को ऑक्सीजन दे देता है सामने वाली स्पीशीज़ को, तो सामने वाली स्पीशीज़ का ऑक्सीडेशन हो जाता है, उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है तो ये खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है वहाँ पे। तो यहाँ से हम इसके नेचर को डिफ़ाइन कर सकते हैं। इनमें से भी जो कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड होता है वो होता है एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और वो बहुत सारी मेटल्स को अटैक करता है, ऑक्सीडाइज करता है
लेकिन वो जैसे कि नोबल मेटल्स होती है ना हमारी, कौन सी, गोल्ड हो गई, प्लेटिनम हो गई, उनको ऑक्सीडाइज नहीं करता, उनको छोड़ के और मेटल्स को वो ऑक्सीडाइज कर सकता है। अब जो प्रोडक्ट्स रहेंगे ऑक्सीडेशन के वो डिपेंड करेंगी कि जो एसिड है उसकी कॉन्सेंट्रेशन हमने कितनी ली है, टेम्परेचर क्या है उस टाइम पे, या फिर जिस मटेरियल की ऑक्सीडेशन हो रही है उसका नेचर क्या है। जैसे कि अगर मैं इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़ कॉपर के साथ देखूं, ये कॉपर के साथ रिएक्ट करेगा, HNO3 डाइल्यूट HNO3 रिएक्ट करेगा और कॉपर नाइट्रेट बना देगा, 3 कॉपर NO3 2, NO रिलीज़ कर देगा यहाँ से और वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज़ कर देगा। तो यहाँ से क्या हम बोल सकते हैं, इसने ना कॉपर का ऑक्सीडेशन कर दिया है यहाँ पे। एक तो ये हो गई, ये थी डाइल्यूट HNO3 के साथ। अगर यही रिएक्शन हम कॉपर की रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ करते हैं, ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इस इन रिएक्शंस को बैलेंस करने के लिए, ध्यान रखिएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करने के लिए है। कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 का यूज़ करते हैं तो बनेगा तो कॉपर नाइट्रेट ही, CuNO3 2। इसको ना कैसे लर्न कर सकते हो कॉपर नाइट्रेट को, कॉपर 2 पॉजिटिव होता है, एक NO3 के ऊपर -1 होता है, 2 NO3 के ऊपर -2 हो जाएगा। कॉपर 2 पॉजिटिव और NO3 जो 2 हैं उनके ऊपर -2 हो जाएगा टोटल, तो ये न्यूट्रल हो जाएगा कंपाउंड। और यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे तो NO बना था, यहाँ पे बनेगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 और बनेगा साथ में वाटर। तो यहाँ पे देखिए H था तो HNO3 ही, डाइल्यूट था तो यहाँ पे NO बना है, कॉन्सेंट्रेटेड था तो यहाँ पे NO2 बना है। तो इसीलिए मैंने बोला था कि जो प्रोडक्ट्स हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करेंगे कि हम कॉन्सेंट्रेशन कितनी ले रहे हैं HNO3 की। अब ना जिंक रिएक्ट करता है HNO3 के साथ, जिंक HNO3 के साथ रिएक्ट करेगा, HNO3 यहाँ पे डाइल्यूट HNO3 होगा, ये यहाँ पे ये बना देगा जिंक नाइट्रेट ZnNO3 2 प्लस 5H2O और यहाँ से N2O रिलीज़ हो जाएगी, N2O नाइट्रस ऑक्साइड यहाँ से रिलीज़ हो जाएगी। फिर अगर मैं ना HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड लेती हूँ, यहाँ से जिंक प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 तो यहाँ से बनता तो जिंक नाइट्रेट ही है, जिंक NO3 2 प्लस वाटर ही बनेगा, वाटर 2 बनेंगे यहाँ पे 2H2O और यहाँ से NO2 बनेगा। ठीक है, तो देखिए कितना सारा फ़र्क है। यहाँ पे डाइल्यूट HNO3 लिया है तो दो प्रोडक्ट्स तो सेम है, लेकिन जो N2O है ना वो आएगा डाइल्यूट के केस में, लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड के केस में NO2 बनेगा। तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड के ऊपर डिपेंड करते हैं। ध्यान से आप लोग इन रिएक्शंस को लर्न कर लीजिएगा। अब कुछ और मेटल्स होते हैं जैसे कि क्रोमियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, वो डिज़ोल्व नहीं होते कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड में, क्योंकि ना उनके सरफेस के ऊपर ऑक्साइड की एक पैसिव फिल्म बनी होती है, तो इसीलिए वो रिएक्ट नहीं करते इसके साथ। फिर है कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है ना, वो नॉन मेटल्स को, ये सारी तो मेटल्स थी, अभी ये नॉन मेटल्स को और उनके कंपाउंड्स को भी ऑक्सीडाइज करता है। आयोडीन के साथ अगर हम रिएक्शन करेंगे ना HNO3 की तो वो आयोडिक एसिड बना लेगा, कार्बन के साथ करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा, सल्फ़र के साथ करेंगे तो सल्फ्यूरिक एसिड बना लेगा, फॉस्फोरस के साथ करेंगे तो फॉस्फोरिक एसिड बना लेगा। तो ये जो रिएक्शंस है ये अभी हम देखते हैं। तो यहाँ पे हेडिंग लिखेंगे हम ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स को कैसे ऑक्सीडाइज करता है HNO3। जो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड होता है ना, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड का कोई भी एक्शन नहीं होता नॉन मेटल्स के ऊपर, जैसे कि कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस वगैरह हो गया, लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइज करता है बहुत सारी नॉन मेटल्स को। ठीक है, तो याद रखिएगा ये चीज़, हमेशा कॉन्सेंट्रेटेड जो होगा वही यूज़ करेंगे हम नॉन मेटल्स के साथ। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 oxidizes many known metals। एग्जाम्पल्स करेंगे अभी। देखिए अभी यहाँ पे हम बोल सकते हैं जो नाइट्रिक एसिड है वो ऑक्सीडाइज करता है सल्फर को और सल्फ्यूरिक एसिड बना लेता है।
एसिड जो होता है हमारा SH, वो 48 HNO3 के साथ रिएक्ट करेगा, 8 H2SO4 बनाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाएगा और यहाँ से बना लेगा 16 वाटर मोलिक्यूल्स। ठीक है, इसको ये जो स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स इनके आगे हैं, ये आप लोगों को बैलेंस करने के लिए ज़रूरी है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करने के लिए ज़रूरी है। तो यहाँ से आप लोग इनको बैलेंस कर लीजिएगा। इसको और फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे सिंपली कुछ और फॉर्म बना के कि पहले कुछ और रिएक्शंस कर सकते हैं, सिंपल स्टेप्स में रिएक्शन कर सकते हैं, लेकिन एक ही रिएक्शन अगर आप याद करेंगे तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। स्टेप्स तो आप बीच में स्किप भी कर सकते हैं कोई। फिर है जो नाइट्रिक एसिड होता है, फॉस्फोरस के साथ, फॉस्फोरस को ऑक्सीडाइज कर देता है फॉस्फोरिक एसिड के अंदर। तो यहाँ पे देखिए P4 + 20 HNO3 ये बना लेगा H3PO4, दैट इज़ फॉस्फोरिक एसिड। H3PO4 इज़ फॉस्फोरिक एसिड और यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, 4H2O है। थर्ड है कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर ऑक्सीडाइज कर देगा, कार्बन के साथ 4 HNO3 लगेंगे, रिएक्ट करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और NO2, 4 NO2 आएगा यहाँ से। फोर्थ हम बोलेंगे आयोडीन को ये चेंज कर देगा, आयोडीन को ऑक्सीडाइज कर देगा आयोडिक एसिड के अंदर। रिएक्शन क्या रहेगी, आयोडीन लेंगे I2 + 10 HNO3, आयोडिक एसिड बना लेगा HiO3 + 10 NO2 + 4 H2O। तो यहाँ पे हमने सारी रिएक्शंस देख ली यहाँ पे नॉन मेटल्स के साथ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ब्राउन रिंग टेस्ट। ब्राउन रिंग टेस्ट हम करते हैं नाइट्रेट आयंस को डिटेक्ट करने के लिए। ब्राउन रिंग टेस्ट फॉर नाइट्रेट आयंस, NO3 नेगेटिव आयंस। बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है और पूछा भी जाता है, इसकी रिएक्शंस पूछी जाती है और क्या होता है क्या नहीं होता ये देखते हैं। नाइट्रेट्स ब्राउन रिंग टेस्ट देते हैं Fe2 पॉजिटिव आयंस के साथ और साथ में हमें लेना पड़ता है थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 भी। अब ये किसके ऊपर बेस्ड है, जो Fe2 पॉजिटिव आयंस होते हैं ना, वो नाइट्रेट्स को नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देते हैं और वो नाइट्रिक ऑक्साइड Fe2 पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करके एक ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। उस ब्राउन कलर का जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो एक रिंग की फॉर्म में बनेगा, तो इसीलिए इस टेस्ट को ब्राउन रिंग टेस्ट बोलते हैं। रिएक्शन क्या रहेगी इसके लिए अभी देखते हैं। तो सबसे पहले ना क्या करते हैं, इस टेस्ट को यूजुअली हम डाइल्यूट फेरस सल्फेट सॉल्यूशन लेते हैं यहाँ पे और उसके अंदर हम डाल देते हैं एक्वस सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रेट आयंस। मतलब सबसे पहले ना हमें क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब या फिर कोई भी जो भी कंटेनर जिसमें हम करवाना चाह रहे हैं वो लेंगे। इसके अंदर हम क्या करेंगे, डाइल्यूट FeSO4 सॉल्यूशन, मतलब सबसे पहले इसके अंदर नाइट्रेट आयन का सॉल्यूशन होना चाहिए, नाइट्रेट आयन का एक्वस सॉल्यूशन होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे है नाइट्रेट आयन एक्वस सॉल्यूशन, इतना हो गया। फिर हमें सेकंड स्टेप में क्या करना है, हमें यहाँ पे डाइल्यूट FeSO4 सॉल्यूशन डालना है। सेकंड स्टेप पे हम यहाँ पे डाल रहे हैं डाइल्यूट FeSO4 सॉल्यूशन, यहाँ ऐड कर दिया। फिर उसके बाद ना थर्ड स्टेप पे हमें क्या करना है, H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यहाँ पे ऐड करना है। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 को धीरे धीरे यहाँ पे साइड से यहाँ पे गिराते जाएंगे ना, यहाँ पे साइड से गिराते जाएंगे इस सॉल्यूशन के अंदर टेस्ट ट्यूब की साइड से। तो यहाँ पे एक ब्राउन रिंग बनेगी ऊपर, यहाँ पे एक ब्राउन रिंग बन जाएगी और ये जो कंपाउंड बनेगा वो हम देखेंगे रिएक्शन में क्या बनेगा क्या नहीं, बट इसको बोलते हैं ब्राउन रिंग टेस्ट। ये जो ब्राउन रिंग बनती है ना, ये इस बात का सबूत है कि सॉल्यूशन के अंदर नाइट्रेट आयन प्रेजेंट थे। सबसे पहले तो हमने फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन लिया था यहाँ पे, तो उसमें से जो Fe2 पॉजिटिव आयंस थे ना वो रिएक्ट करेंगे हमारे नाइट्रेट आयंस के साथ H पॉजिटिव की प्रेजेंस में, उसको कन्वर्ट कर देंगे NO के अंदर। ठीक है, NO, और ये देखो Fe जो 2 पॉजिटिव था ना, Fe2 पॉजिटिव कन्वर्ट हो जाएगा Fe3 पॉजिटिव के अंदर और वाटर के अंदर यहाँ से। अब ये जो ये Fe2 पॉजिटिव है, फिर से यहाँ से ये NO रिएक्ट करेगा इसके साथ, 5H2O यहाँ पे लगेंगे और यहाँ पे ना एक कॉम्प्लेक्स आयन बन जाएगा, ये बन जाएगा FeH2O5NO,
2 पॉजिटिव। इसका नाम होता है पेंटा एक्वा नाइट्रोसिल आयरन सेकेंड आयरन, ठीक है। इसका नाम होता है, ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स होता है। ये जो कॉम्प्लेक्स है पेंटा एक्वा नाइट्रोसिल आयरन सेकेंड आयरन, यही ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स बनाता है।